आप देख रहे हैं क्वेश्चन। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, ये जरा देखिए क्या है जल्लीकट्टू का असर। जल्लीकट्टू को जैसे ही ऑर्डिनेंस के जरिए हरी झंडी मिली है, अब झारखंड में भैंसों की लड़ाई का खेल शुरू हो गया है। झारखंड में इसे पारंपरिक काड़ा लड़ाई कहा जाता है और भैंसों के लड़ाने की परंपरा है। किसी उत्सव से कम नहीं होती ये लड़ाई। लाठियों से लैस ग्रामीणों की एक फौज होती है, बीच में एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं भैंस। और झारखंड के आदिवासी इलाके में यह खेल बेहद ही लोकप्रिय है। अब इस खेल में पशुओं की तरफ क्रूरता की बातें लगातार उठती रही हैं, लेकिन जब से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर अध्यादेश के जरिए बैन को हटाने की कोशिश की गई है, उसके बाद से इस तरह के खेलों को आयोजित करने का बल मिल गया है। लोग परंपरा की दुहाई देकर इस तरह के तमाम खेलों को जायज ठहरा रहे हैं। पब्लिक का शोर और भैंसों में घमासान, ये झारखंड की पारंपरिक कांडा लड़ाई है। यानी भैंसों को लड़ाने की परंपरा ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। लाठियों से लैस ग्रामीणों की फौज और बीच में एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते भैंसे। झारखंड के आदिवासी इलाकों में बेहद लोकप्रिय है ये खेल। भैंसों की जंग से पहले यहाँ ड्रॉ निकाला जाता है और फिर खुले मैदान में खेल की तैयारी होती है। खेल देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटते हैं। बाकायदा लाउड स्पीकर लगाया जाता है। झारखंड में कांडा लड़ाई की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन पशु प्रेमी इस खेल पर सवाल उठाते रहे हैं। खेल के खिलाफ मुहिम भी चलाया जा रहा है, जिसका कुछ स्थानीय नागरिक विरोध कर रहे हैं। हम लोग का जो काड़ा लड़ाई, भेड़ा लड़ाई और जो मुर्गा लड़ाई है, ये हम लोग का पूर्वजों से ये होते हुए आ रहा है और इन सब चीज़ों को हम लोग आज तक बचा के रखे हुए हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हमारी पहचान, हमारी संस्कृति जो है वो बची हुई है। इलाके के आदिवासी कांडा लड़ाई को संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। इसमें शामिल होने के लिए बंगाल से लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांडा लड़ाई बंद करवाने की मुहिम आदिवासी संस्कृति और परंपरा में दखल है, और बात बढ़ी तो तमिलनाडु की तरह यहाँ भी आंदोलन किया जाएगा। और मैं झारखंड में आदिवासी के संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए भी मैं जल्लीकट्टू की तरह झारखंड में आंदोलन के लिए मैं बद्ध। यहाँ के लोगों की दलील है कि ये खेल है और पारंपरिक मनोरंजन का जरिया भी। वहीं खेल विरोधी भैंसों के साथ क्रूरता और खेलों में हादसों का जिक्र करते हैं। टीम न्यूज नेशन। इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं। जल्लीकट्टू को जिस तरीके से तमिलनाडु ने अपनी इज्जत का सवाल बना दिया था और जिस आधार पर वहां पर बवाल मचा, हर किसी ने इस बात पर अब तवज्जो देना शुरू कर दिया है कि अगर तमिलनाडु कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ऐसी मांग अब अलग अलग राज्यों से उठने लगी है और अलग अलग जगहों से, जहां परंपरा की दुहाई देकर, स्वाभिमान की बात कहकर अब इस तरह के खेलों को सही और जायज ठहराया जा रहा है। जहां जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले तमाम लोग या वो लोग जो इस तरह की परंपराओं से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, इसके विरोध में हैं, वहीं समर्थन में आज कमल हसन जैसे वरिष्ठ अभिनेता भी सामने आ चुके हैं, जो कि स्पष्ट करना चाहते हैं कि जल्लीकट्टू एक सच्चाई है और इसे होना चाहिए। समझ में ये नहीं आता कि हम आज 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ परंपराओं के नाम पर भैंस, जानवर, बैल, इनके परंपरा और युद्ध की ना बात करते हैं, इनके खेल की बात करते हैं। क्या हम वाकई में पीछे की तरफ जा रहे हैं? जल्लीकट्टू से जला तमिलनाडु, प्रदर्शन आगजनी से हड़कंप। एक तरफ परंपरा का सवाल, दूसरी तरफ जानवरों के अधिकारों की बात। खेल पर इस तरह किसी इलाके में बवंडर भी खड़ा हो सकता है, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जानवरों के अधिकार और परंपरा के सवाल पर पूरे देश में बहस छिड़ी है। 1300 साल पुरानी है जल्लीकट्टू की परंपरा। जल्लीकट्टू का शाब्दिक अर्थ है सांड को गले लगाना। तमिलनाडु में वीरता का प्रतीक रहा है।
जलीकट्टू का खेल। लिहाजा परंपरा के साथ साथ ग्लैमर से जुड़ा है ये खेल और तमिल स्टार जलीकट्टू की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। Come around with bans, regulated. More people die of automobile accidents than in Jallikattu, much more. We don't ban automobile driving or the sport of racing should be stopped because it's dangerous. जलीकट्टू पर बवंडर के बाद परंपरा का सवाल और जानवरों के अधिकारों पर बहस छिड़ी है। मुद्दा अहम है, सबके अपने तर्क हैं। आप डिबेट कर सकते हैं इस बारे में, बट जो लॉ कहता है वो कहता है कि एनिमल शुड नॉट बी हार्म। आप जानवर किसी तरह से आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप उसको चोट नहीं दे सकते। जलीकट्टू का मुद्दा इतना अहम है कि तमिलनाडु सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। जलीकट्टू के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है, परंपरा को तरजीह दी जा रही है, लेकिन एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट भी जानवरों के सवाल का अधिकार उठा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेशन। तो जहां एक तरफ जलीकट्टू को सही ठहराने की हर तरह की मुमकिन कोशिश की जा रही है, वहीं अब अन्य राज्यों में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को दोबारा शुरू कराने की मांग शिवसेना कर रही है और इसे अब मराठा स्वाभिमान से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जलीकट्टू के लिए तमिलनाडु में अध्यादेश लाया जा सकता है तो बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में क्यों नहीं आयोजित की जा सकती? आखिरकार ये भी तो मराठाओं की परंपरा है। जलीकट्टू के समर्थन में पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उतर आया और मानव की संस्कृति के नाम पर इस तरह के दूसरे खेलों को दोबारा शुरू करने की मुहिम इसी के साथ शुरू हो गई हो। जानवरों के साथ क्रूरता को नजरअंदाज करते हुए लोग परंपरा का हवाला देने लगे। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग शुरू हो गई। महाराष्ट्र में हमारे जो बुलक कार्ट्स की जिसे हम बैलगाड़ा बोलते हैं, हाँ, उनकी भी एक कंपटीशन होती है। ये लोगों का एक आनंद लेने का, मजा लेने का एक तरीका है। सालों साल से आप उसके ऊपर रोक लगाई है। महाराष्ट्र में कई सालों पहले बैलगाड़ी रेस का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस रेस के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर बैन लगा रखा है। परंपरा के नाम पर इस देश में न जाने कितने खेल होते चले आए हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है जानवरों का अधिकार, जानवरों के खिलाफ क्रूरता। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के खेलों को बैन कर रखा है। टीम न्यूज नेशन। देश में पुलिस कर्मियों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर बड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस के सभी पदों पर नियुक्तियां बेहद आवश्यक हैं। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और राज्यों से भी पुलिस की कमी को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी राज्यों के होम सेक्रेटरीज से 3 हफ्ते के भीतर हलफनामा देकर यह पूछा है कि बताएं कि सरकार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के लिए क्या कर रही है, पुलिस के कितने पद खाली हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आप कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। सबसे बड़ी दिक्कत आज हमारे देश में यह है कि पुलिस बलों के लिए 5 लाख पद आज खाली पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा 1,80,000 पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। देश में 400 से ज्यादा थाने ऐसे हैं जहां एक टेलीफोन तक नसीब नहीं होता, और आज हम पुलिस की चुस्ती की बात करते हैं। करीब 200 थाने ऐसे हैं जहां पर अपना उनका कोई वाहन नहीं है जिसके जरिए पुलिस एक थाने से निकलकर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर सके। हमारे देश में लगभग 15,000 थाने हैं, जो कि बेहद कम हैं अगर हम इसे आबादी के अनुपात के हिसाब से देखें। हर 450 लोगों पर हमारे पास एक पुलिस वाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से बहुत ही कम है। हमारे देश में औसतन 729 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 1000 लोगों पर हमारे देश में एक पुलिसकर्मी है। कैसे हम अपने देश में अपराध पर नकेल कर सकते हैं? 5 लाख पद खाली हैं, और आप जरा सोचिए, अगर पुलिस कर्मियों की यह हालत है तो फिर क्या वाकई में हमारे देश में सुरक्षा हो सकती है? और इसी के साथ आइए अब जरा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। जाड़ों की वजह से ऐसा माना जाता रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद पर हमेशा नकेल कसी जा सकती रही, क्योंकि सीमा पार से आतंकी कम आते हैं। लेकिन इस साल लगता है जैसे कि हर पुराने सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा।
पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ तो कराता है, लेकिन हिंदुस्तान की सीमा में घुसते ही ये आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। एक बार फिर आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के पास घंटों चले एनकाउंटर के बाद 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आतंकियों की साजिश कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा इन हथियारों को देखकर लगाया जा सकता है। इसमें 2 AK-47 राइफल्स हैं, 6 मैगजीन हैं, 181 AK-47 राउंड्स, 1 ग्रेनेड है और बाकी कुछ उनके पर्सनल इफेक्ट्स और पाउच। बताया जा रहा है कि सेना को जम्मू कश्मीर के हडूरा गांव में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। बर्फबारी के बीच जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली और आखिरकार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकियों के साथ हुए इस ऑपरेशन को सेना भी बड़ी कामयाबी मान रही है। ये एक अच्छी कामयाबी है और स्पेशली जस्ट बिफोर 26 जनवरी। इतना ही नहीं, 26 जनवरी के मद्देनजर सीमा पर खास चौकसी भी रखी जा रही है। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक पाक नागरिक को हिरासत में लिया है, जबकि राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। जाहिर है ये अलर्ट का ही नतीजा है कि पाकिस्तान की नापाक कोशिशों पर हिंदुस्तान की सेना पानी फेर रही है। शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। छब्बीस जनवरी से पहले एक बार फिर राजधानी दिल्ली में अलर्ट की बात सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों की माने तो आईएसआई बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और अंदेशा है कि इस बार फर्जी अफगानी पासपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रच रही है। राजपथ पर हिंदुस्तान का दम, 26 जनवरी के लिए हो रही है तैयारी। लेकिन हिंदुस्तान के स्पेशल 26 पर है आतंकियों की नजर। एक बार फिर सरहद पार रची जा रही है दहशत की साजिश। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपब्लिक डे पर आईएसआई बड़ा हमला करवाने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को दहशतगर्दी का प्लान दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी की साजिश रची गई है। आतंकी अफगानी पासपोर्ट के सहारे घुसपैठ कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तानी नागरिकों की आइडेंटिटी का सहारा लेकर भारत में घुस सकते हैं, जिसके लिए कई अफगानी फर्जी पासपोर्ट भी बनाए जा चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान से कई नागरिक यहां पर मेडिकल टूरिज्म और दूसरी वजहों से आते हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तानी नागरिकों की आइडेंटिटी और उनके फर्जी पासपोर्ट के आधार पर भारत में घुसकर गणतंत्र दिवस समारोह में गड़बड़ी फैला सकते हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हमला करने को कहा गया है। जाहिर है आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, तो दूसरी ओर राजधानी अलर्ट पर है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। चौकसी कितनी कड़ी है ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची सरोजनी नगर मार्केट। इस समय हम सरोजनी नगर मार्केट में हैं और सरोजनी नगर मार्केट का जायजा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं है। आप फ्रंट एंट्री गेट पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम मशीनों के जरिए गहन जांच की जा रही है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो या फिर उसका कोई सामान हो, उसको गहन जांच के दायरे से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ की जांच से हमें पता चला कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो उसमें पहले 15 कैमरों को और इंस्टॉल किया गया है। टोटल करीब 40 से ज़्यादा 28 से ज़्यादा कैमरे यहाँ पे जो हैं वो इंस्टॉल हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद रहे इसके लिए जो कैमरे हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शोल्डर कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआई और पाकिस्तान की पनाह पाए आतंकी हर खास मौके को खूनी बनाने की साजिश रचते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार खतरा बेहद बड़ा है और इसीलिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां खास चौकसी बरत रही हैं। सैयद आमिर हुसैन के साथ नुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश की ताकत में आज एक बड़ा इजाफा हुआ है।
अब हम ग्रेडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम पर परीक्षण करने में कामयाब रहे हैं। उड़ीसा के चांदीपुर में इस इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के जरिए इसे परीक्षण इसका किया गया और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम अपने आप में एक बेमिसाल रॉकेट सिस्टम है, जिसका पहला संस्करण टाइगर हिल्स पर 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। भारतीय सेना की आर्टिलरी का वो हथियार जिसने आज एक अग्नि परीक्षा को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया। ओडिशा के चांदीपुर में नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट के साथ पिनाका मार्क 2 ने अपना दम साबित कर दिया और भारतीय सेना के लिए उस रॉकेट सिस्टम का टेस्ट पूरा हो गया जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करता है। पिनाका की अहमियत हिंदुस्तानी सेना ने कारगिल की जंग के दौरान पहचानी थी। कारगिल की जंग में ऊंची पहाड़ियों पर छिपे दुश्मनों को खदेड़ने में पिनाका रॉकेट्स ने भी अहम भूमिका निभाई थी। आर्मी की आर्टिलरी विंग ने ऊंची चोटियों पर दूर तक बैठे दुश्मन पर बोफोर्स के जरिए प्रहार किया तो कम दूरी पर छिपे दुश्मन को खदेड़ने में पिनाका रॉकेट्स पर भरोसा किया। कारगिल वार में पिनाका की सफलता ने इसे देश का एक अहम रक्षक बना दिया। पिनाका मार्क 2 की मारक क्षमता 60 से 65 किलोमीटर है। पिनाका लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 रॉकेटों को दागा जा सकता है। पिनाका के सिंगल रॉकेट का वजन 276 किलो होता है, जबकि यह अपने साथ 100 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके रॉकेट की लंबाई 4.95 मीटर है। पिनाका रॉकेट एक्सट्रीम कंडीशन में भी काम कर सकता है। मस्तन -10 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तापमान के बीच यह आसानी से काम कर जाता है। ये रॉकेट अपने साथ कई तरह के घातक हथियार भी ले जाने में सक्षम है और दुश्मनों के ठिकानों और बंकरों को अपने अचूक निशाने से तबाह कर देता है। टारगेट पर लगने के बाद टारगेट के आसपास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में यह दुश्मन को घातक नुकसान पहुंचा सकता है। 1983 में भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने पिनाका के डिजाइन की रूपरेखा तैयार की। पिनाका के विकास के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1986 में मंजूरी दी थी। इसके विकास का मकसद 30 किलोमीटर तक बैठे दुश्मन को तबाह करना था। लेकिन वक्त के साथ पिनाका की अहमियत बढ़ी और आज इसकी रेंज 65 किलोमीटर तक टेस्ट की जा चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। चुनावों का मौसम हो और वादों की बरसात न हो तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। ऐसे में पुराने वायदों को नए अंदाज में प्रस्तुत करना राजनीतिज्ञों की महारत है। पंजाब विधानसभा के चुनाव में अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र को जारी करने के साथ ही ऐसी योजनाओं की फहरिस्त सामने रखी है और क्या क्या नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि अब तमिलनाडु भी पंजाब से पीछे रह जाएगा घोषणाओं के मामले में। फ्री प्रेशर कुकर, फ्री गैस स्टोव और फ्री गैस कनेक्शन। गिनते जाइए, चुनावी मौसम में वादों की भरमार है और मुफ्त वालों की बहार है। पंजाब के दंगल के लिए अकाली दल अपने घोषणा पत्र के साथ सामने है। कुछ पुराने वादे पूरे करने का दावा है, नए वादों की झड़ी है, लेकिन मुफ्त क्या है पहले ये जान लीजिए। 10वीं पास हर लड़की को फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। गरीबों को फ्री प्रेशर कुकर और गैस स्टोव मिलेगा। हर गरीब को 2 महीने के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 10 घंटे हर रोज फ्री बिजली दी जाएगी। बेघरों के लिए घर और कच्चे घरों में रहने वालों का मकान पक्का किया जाएगा। और यही नहीं जनाब, 10 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी और 25 रुपए किलो के हिसाब से घी दिया जाएगा। तो आंखों में उम्मीदों का संसार सजाइए और अब की बार भी अकाली बीजेपी की ही सरकार बनवाइए। कुछ यही मजमून है अकाली दल के मैनिफेस्टो का। 10 साल पहले जो कांग्रेस का राज सी, इत्थे ना कोई एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम सी, ना कोई चंगे स्टेडियम सी, ना वर्ल्ड कप, ना कबड्डी नूं कोई पछाण सी, ना कोई अपने स्पोर्ट्समैन नूं कोई फैसिलिटी दित्ती जाती सी, ना कोई जिहड़े मैडल विनर्स नूं कोई जॉब दिता गया सी। असी सारा कुछ ही उहदे विच इंप्लीमेंट कीता है। वैसे अकालियों के वादों की झड़ी में बस इतना ही नहीं है। 20 लाख नौकरियों का वादा भी है। अमृतसर को टूरिज्म, लुधियाना को होजरी, मोहाली को आईटी और बठिंडा को टेक्सटाइल हब बनाने का भी ऐलान है। ये अलग बात है कि नई नई कांग्रेसी हुई नवजोत कौर सिद्धू को ये दावे खोखले लगते हैं। इनमें वो है खोखलापन और लोगों को इतना ये
बुद्धू बनाना चाहते हैं, पंजाब के लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि सच में सोचते हैं कि पंजाब के लोगों के पास शायद इतनी भी वो स्ट्रेंथ नहीं है या मेंटल पार नहीं है कि वो समझें इन लोगों की जो कारगुजारी है उसको। अकालियों को गुमान है कि 10 साल में पंजाब ने तरक्की के कई झंडे गाड़े। कांग्रेसियों को लगता है कि जमीनी हकीकत अलग है, पर चुनाव है जो बिना वादों के जीता नहीं जा सकता, इसलिए इस बार फिर मुफ्त की बहार है। और सवाल यही है कि अगर काम किया तो मुफ्त की सौगात क्यों। अमृतसर से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ऐसा लगता है जैसे कि प्रियंका गांधी की भूमिका बड़े पैमाने पर सामने है। चुनाव प्रचार भी प्रियंका गांधी बड़े पैमाने पर करती दिखाई देंगी और स्टार प्रचारक के तौर पर तो खैर सामने रहेंगी। अब ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है जो कि समाजवादी पार्टी की भी है। इसमें शिवपाल यादव गायब है। भतीजे ने आखिरकार चाचा का काम कर ही दिया। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला सबसे बड़ा दांव। अब चुनाव में वोट मांगते हुए नजर आएंगी प्रियंका गांधी। देश की सक्रिय सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है। ये कहना शायद अब गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका ने पहले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के गणित को सुलझाया और अब तो कांग्रेस के लिए प्रियंका कई रैलियां भी करने वाली हैं। ये पहली बार है कि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल और सोनिया के अलावा प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल किया है, जिसके बाद साफ हो गया है कि अब न केवल प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के दायरे से बाहर निकलेंगी, बल्कि धुआंधार रैलियां भी करेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका के सक्रिय रोल से पार्टी को बड़ा फायदा होगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी है कि प्रियंका की एंट्री को परिवारवाद से जोड़ रही है। लोगों के मन में आती है कि फलाना प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ना तो कोई होती नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार खो चुकी है और घटते जा रही है। ये बदलते सियासत की तस्वीर ही तो है। गठबंधन को लेकर अखिलेश और राहुल शायद मिलकर फैसला ले रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें चाचा शिवपाल यादव का नाम नदारद है। ये हर कोई जानता है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की हर रणनीति के पीछे कोई है तो वो है प्रशांत किशोर। अब देखना है कि 11 मार्च को जब सूबे के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये नया प्रयोग कितना कामयाब होता है और कितना जनता इनकी बातों पर यकीन करती है। दिल्ली से रविकांत राय के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।